नमस्कार, जी बिजनेस के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। यह है मनी गुरु शो, हमारा पर्सनल फाइनेंस शो है ये, और आज हम लोन्स के बाजार के ऊपर चर्चा करेंगे। आपके लोन से संबंधित प्रश्न यहाँ पर उठाएंगे। अगर आप भी इस शो का एक हिस्सा बनना चाहते हैं और अपने लोन से संबंधित प्रश्न भेजना चाहते हो, होम लोन पर नजर लेना चाहते हैं या फिर पर्सनल लोन पे या फिर कार लोन के विकल्प तलाश रहे हो और हमारे एक्सपर्ट से व्यू लेना चाहते हैं, तो तरीका काफी सिंपल है। आपको हमें एक ईमेल लिखना है moneyGuru@zenetwork.com, हमारा ईमेल आईडी है। डिटेल प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें अपने प्रश्न के साथ, और मोबाइल के जरिए आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, कर्ज लिखें, KRZ कर्ज लिखें, उसके बाद अपना पूरा सवाल लिखें और हमें भेज दें 57575 पे। फिलहाल बलवंत जैन जी हमारे साथ इस समय फोन लाइन पे मौजूद हैं, CFO अपनापैसा.com के, और पहले कॉलर इसी बीच हमारे साथ लाइन पे जुड़ चुके हैं। इनसे बात कर लेते हैं। मनोज गर्ग जी इस समय दिल्ली से लाइन पे हैं। मनोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। पूछिए। मैं दिल्ली से मनोज गर्ग बोल रहा हूँ जी। हाँ सर, मैंने ना अभी 6-7 साल पहले ना बजाज की बाइक फाइनेंस कराई थी, तो उसके ना 2 EMI मेरी ड्यू रह गई 7 साल पहले। तो वो मैंने पे नहीं की थी काफी टाइम तक, 1.25 साल तक। बाद में मैंने वो पे की ना विद इंटरेस्ट, फुल एंड फाइनल पेमेंट मैंने कर दी थी उसकी। कोई सेटलमेंट नहीं कराई थी, NOC वगैरह मेरे पास आ चुकी है उसकी। आपने सेटलमेंट नहीं किया, आपने फुल एंड फाइनल पेमेंट किया, आपने बताया। हाँ, मतलब 7200 की 2 किस्ती 3600 की, और 7 से 14,000 भरे थे मैंने 1.25 साल बाद। उसकी NOC मेरे पास आ चुकी है उसकी। 7 साल हो गए, मगर मैं जब भी लोन के लिए अप्लाई करता हूँ तो सिविल की प्रॉब्लम आती है सर उसके अंदर। यानी आपको अब बैंक नया लोन नहीं दे रहे, आपने किसी बैंक पे अप्लाई किया? लोन नहीं कर पा रहे, कह रहे आपका 2 व्हीलर्स की ना थोड़ी सिविल में प्रॉब्लम है। जबकि उसके बाद ये ना मैंने एक बाइक और फाइनेंस कराई थी, वो केस खत्म होने के बाद उसकी टाइम टू टाइम 12 किस्तें बनवाई थी, टाइम टू टाइम हुई है बजाज फाइनेंस से ही। दोनों की NOC मेरे पास आई हुई है, पहली वाली की तो रिश्ती की। चलिए, और आपने सिविल स्कोर अपना चेक कर लिया? सर सिविल तो चेक नहीं किया ना, मैं सिविल ही चेक करना, मैं कोई कंफर्म नहीं हो पाता, कनेक्ट नहीं हो पाता कहीं से, कहाँ चेक करूँ कहाँ नहीं। तो आप मुझे बताइए जरा सिविल स्कोर मेरा कितना है कितना नहीं है। चलिए, आपको राय दिलाते हैं। बलवंत जी हमारे साथ इस समय कनेक्टेड हैं। बलवंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। ये जो प्रश्न आया है और इनको दिक्कत आ रही है, इन्होंने बाइक फाइनेंस पे ली थी और लगभग 10 किस्तें चुका पाए, 2 किस्तें इनकी तरफ से रह गई, तो क्या इनको अब वाकई काफी समय तक यहाँ पर लोन मिलने में दिक्कत हो सकती है? क्या करें? सबसे पहले अपना सिविल स्कोर मंगवा लें, और तरीका क्या होगा? देखिए, ऐसा है रजत जी की जैसे ये बता रहे हैं कि इन्होंने कुछ इंस्टॉलमेंट भरने में देर कर दी थी, तो ये जो बैंक है ये सब ट्रांजैक्शन सिबिल को रिपोर्ट करती है। तो सिबिल का रिकॉर्ड में इनका डिले हो गया, और डिले करने के बाद में इन्होंने पूरा पेमेंट कर दिया, ये रिफ्लेक्ट होगा जी। तो मेरा सजेशन है कि जैसे ये बता रहे हैं इनको लोन लेने में दिक्कत आ रही है, तो ये सिबिल की साइट पे जाके अपना सिबिल का स्कोर 470 रुपया भर के प्राप्त कर सकते हैं, और वो सिबिल का स्कोर मंगवाने के बाद चेक कर ले कि उसमें वो ट्रांजैक्शन वगैरह बराबर दिखाए नहीं दिखाए। अगर कोई ट्रांजैक्शन गलत है तो वो बैंक को कंप्लेन कर सकते हैं और सिबिल को भी कंप्लेन कर सकते हैं। चलिए, इनके पास विकल्प क्या रहता है अगर वाकई यहाँ पर क्रेडिट स्कोर थोड़ा गलत निकल आया इनका? इनकी जो ऑलरेडी जो पेंडिंग थी, जिन EMI उन्होंने चुका दी है, कह रहे हैं फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दी है इन्होंने, सेटलमेंट ही पेमेंट कर दी है, तो क्या इनके पास विकल्प खुलता है कि कुछ बैंक से अगर नेगोशिएशन करेंगे तो बैंक कंफर्टेबल हो जाएंगे इनको लोन देने के लिए? नहीं, इसमें ऐसा है कि इनका जैसे जो उन्होंने डिले किया है तो वो तो सिबिल का रिकॉर्ड में दिखेगा। तो कोई भी लेंडर लोन देने के पहले है ना सिबिल से वो रिपोर्ट मंगवाता है, तो रिपोर्ट में दिखेगा। तो अगर किसी लेंडर को दिखता है कि भाई किसी प्रोस्पेक्टिव बोरोवर ने डिले किया है तो लेंडर कंफर्टेबल नहीं होगा, परंतु चूंकि उन्होंने पेमेंट कर दिया है तो वो इनके लिए पॉजिटिव है। तो अगर आगे अगर इनका जैसे और कोई क्रेडिट कार्ड है या और कोई क्रेडिट फैसिलिटी अगर उसका ये टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हैं तो उनका क्रेडिट हिस्ट्री थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पुराना हिस्ट्री वो बैकग्राउंड में चला जाएगा और नया जो अच्छा हिस्ट्री है वो रिफ्लेक्ट होगा। तो इनको भविष्य में मिलने में सहूलियत होगी, पर इमीडिएट फ्यूचर में इनको लोन मिलने में तकलीफ होगी मेरे हिसाब से। चलिए, तो आपको अपना क्रेडिट स्कोर जान लेना चाहिए। सिबिल की वेबसाइट पे जाएं www.sibil.com, और यहाँ पर जाके 470 की पेमेंट करें डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के जरिए। आपको 3 सवालों से जुड़े आप अपने जो क्रेडिट हिस्ट्री है उससे जुड़े 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर सवाल सही दे दिए तो ऑनलाइन ही आपको क्रेडिट रिपोर्ट मिल जाएगी, और इसके अलावा आप फिजिकली भी यहाँ पर मेल डाक के जरिए भी आप क्रेडिट रिपोर्ट मंगवा सकते हैं। उसके लिए 154 रुपीज़ की यहाँ पर सिबिल को पेमेंट करनी होगी। चलिए, इसी बीच अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप बंसल जी मुंबई से लाइन पे हैं। दिलीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस। पूछिए अपना प्रश्न। जी दिलीप जी, आप होम लोन से संबंधित क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? हेलो जी दिलीप जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए, मुझे सुना नहीं आ रहा कुछ। चलिए, आपका यहाँ पर प्रश्न लगता है यहाँ पर संपर्क में थोड़ी प्रॉब्लम है, पर इन्होंने जो प्रश्न भेजा बलवंत जी उसमें 58 साल इन्होंने अपनी उम्र मेंशन करी, और अब ये 2 साल बाद रिटायर हो जाएंगे ऐसा इन्होंने बताया। और साथ ही साथ जानना ये चाहते हैं कि 85,000 रुपये इनको सैलरी हर महीने अभी मिलती है, और
रिटायरमेंट के बाद जब 2 साल बाद रिटायर होंगे तो 50 लाख की राशि भी मिलेगी। इसके अलावा पेंशन शुरू हो जाएगी। और बेटे की जो उम्र बेटे की जो आय है वो लगभग 3 लाख के आसपास उन्होंने बताई सालाना आय। अब ये जानना ये चाहते हैं कि ऑलरेडी होम लोन इनका रनिंग है जिसकी जो किश्त है वो 12,000 की है हर महीने। क्या इनको बैंक नया होम लोन दे देगा? इन्होंने ऐसा लिखा है। काफ़ी कम समय रह गया है रिटायरमेंट के होने में, और आमतौर पे ऐसा होता है कि बैंक चाहते हैं कि आपके रिटायरमेंट से पहले पहले ही यहाँ पर EMI कंप्लीट हो जाए। तो क्या बैंक कंफर्टेबल होगा यहाँ पर जॉइंट होम लोन देने के लिए? देखिए ऐसा है, जैसे इनकी तो 2 साल की ही सर्विस बाकी बची है, तो और जो हाउसिंग लोन है वो नॉर्मली 15 से 20 साल के पीरियड का होता है। और वो जो लेंडर है वो इंश्योर करते हैं कि जब ये इनकी रिटायरमेंट हो जाए उसके पहले उनकी जो लोन है वो पूरी चुकता हो जाए। तो अभी चूंकि 2 साल ही बचे हैं तो 2 साल के लिए तो कोई होम लोन मिलेगा नहीं, पर अगर वो उनके लड़के के नाम से लोन लेते हैं और बच्चे को ज्वाइन करते, मतलब खुद ज्वाइन करते हैं, तो उनको जो एक्सटेंडेड पीरियड का लोन है वो मिल जाएगा। पर यहाँ पर 20 लाख के लोन की जरूरत है बलवंत जी इनको, तो क्या लड़के की आय के आधार पर भी जो 3 लाख रुपए सालाना कमाते हैं उसके बेसिस पे भी क्या लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्या इतनी बड़ी राशि बैंक दे देगा लोन के तौर पर? नहीं, अभी ऐसा है कि कुछ बैंक है ना, जैसे इनको बाद में जैसे ये पेंशन मिलने वाली है तो कुछ बैंक इनकी पेंशन भी कंसीडर करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। तो वो तो बैंक को जाके अप्रोच करे तो ही मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी बैंक अप्रोच करती है, कंसीडर करती है, कौन सी नहीं करती है। पर HDFC का एक प्रोडक्ट है जो गवर्नमेंट सर्विस में और जो रिटायर होने वाले हैं उनकी पेंशन वो कंसीडर होती है। तो मेरा सजेशन है वो HDFC को अप्रोच करें। चलिए HDFC से संपर्क कर सकते हैं। हालांकि रिटायरमेंट में काफ़ी कम समय है तो, और मौजूदा लोन चुकाने की जो मौजूदा जो आपकी सैलरी है उसी बेसिस पे यहाँ पर बैंक कंफर्टेबल होगा लोन देने के लिए। पर आप एक जॉइंट होम लोन के लिए अप्लाई करें, लड़के को यहाँ पर फर्स्ट होल्डर बनाएं, उसके बाद आप को बोरोवर बन सकते हैं लोन के। चलिए इसी बीच हमारे पास जो प्रश्न है वो अमित जी का नोएडा से प्रश्न है। अमित जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस से, पूछिए अपना प्रश्न। जी अमित जी, आप कार लोन से संबंधित क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? चलिए प्रश्न उठाते हैं। और कार लोन के ऊपर ये नजरें लेना चाहते हैं बलवंत जी आपसे। पुरानी कार खरीदना चाहते हैं, एक सेकेंड हैंड कार खरीदना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि बैंक कार की वैल्यू और लोन की राशि कैसे तय करेगा? देखिए रजत जी, ऐसा है कि जो सेकेंड हैंड कार के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नॉर्मली लेंडर ज्यादा चार्ज करते हैं, एक्सेप्ट कि PSU जो लेंडर है वो सेम रेट पे देते हैं। अच्छा, इसके अलावा दूसरा उनको जो लोन का जो पीरियड है वो जो कार की जितनी लाइफ बची है 7 साल में से घटाने के बाद में जितनी कार की लाइफ बची है उतना ही उनको लोन मिलेगा जी। और जो इनकी इनकम है उसका 2.5 से 3 गुने के आसपास इनको लोन मिलेगा। लोन नॉर्मली 5 से 7 साल के लिए मिलता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.5 से 13.5% के आसपास में है। और ये जैसे जो बता रहे हैं कि वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है, ये बैंक के अपने वैल्यूअर्स होते हैं और उनका खुद का क्राइटेरिया होता है। तो वो वैल्यूअर को दिखा देंगे तो वैल्यूअर की जो वैल्यू आएगी, वैल्यूअर की वैल्यू के बेसिस पे उनको 80-90% के आसपास का लोन मिलेगा। तो क्या सरकारी बैंक से संपर्क करें या फिर निजी बैंक भी सेकेंड हैंड कार के लिए लोन देते हैं? नहीं, लोन दोनों निजी बैंक और सरकारी बैंक दोनों देते हैं, पर सरकारी बैंक कम मतलब उनका जो न्यू कार लोन और दोनों का सेम रेट है, पर जो प्राइवेट बैंक है उनका सेकेंड हैंड यूज कार का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है लोन का। चलिए इसी नोट पे एक छोटे से ब्रेक के रुकते हैं, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइए। बलवंत जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपना पैसा.com के आपके लोन से संबंधित प्रश्नों के जवाब देने के लिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक और मनीगुरु में आपका स्वागत है। आज लोन बाजार के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बलवंत जैन जी जो कि CFO हैं अपना पैसा.com के। और आपको बता दें किस तरीके से आप इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने लोन से संबंधित कोई भी प्रश्न हो हमारे पास भेज सकते हैं और एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। तरीका काफ़ी सिंपल है, moniguru@gnetwork.com हमारा email ID है। डिटेल प्रश्न लिख के भेजें लोन से संबंधित और अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें। इसके अलावा आप हमें SMS भी कर सकते हैं। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, कर्ज लिखें KARZ कर्ज, उसके बाद अपना प्रश्न लिखें लोन से जुड़ा हुआ और हमें भेज दें 57575 पर। चलिए दीपक अरोड़ जी इस समय जयपुर से लाइन पे हैं। दीपक जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में, पूछिए अपना प्रश्न। जी नमस्ते जी। एक्चुअली मेरा प्रश्न ये था कि मेरी एज 47 ईयर है जी। जयपुर में मेरा अपना मकान है जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लॉट पे बना हुआ है। मुझे इसमें फर्दर एक्सटेंशन के लिए मैं लोन प्लान कर रहा था जी। आपका ऑलरेडी कोई होम लोन रनिंग है?
अभी मेरा कोई बड़ा कोई लोन नहीं है, एक छोटा 2 व्हीलर लोन जरूर चल रहा है। वो भी एक साल से अधिक पुराना हो चुका है और उसकी किस्त कोई बड़ी किस्त नहीं है, अराउंड 1,500 की किस्त आती है मेरी। और आपने बताया कि आप हर साल लगभग 5.75 लाख रुपए कमाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। सैलरीड हैं? हाँ, मैं सैलरीड हूँ। जी, चलिए आपको नजर दिलाते हैं। बलवंत जी, कैसे देखते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन चाहिए, ऑलरेडी घर बना हुआ है, उसके ऊपर थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी है, उसके लिए लोन चाहिए, तो कितनी दर पे मिल सकता है, किस बैंक से संपर्क करें और क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा यहाँ पर? देखिए दीपक जी, ऐसा है कि आपको होम एक्सटेंशन के लिए का लोन लेना चाहिए और इसके लिए आपको बैंक को, जो जिस बैंक को भी आप अप्रोच करें, उनको अपनी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेट के साथ सबमिट करनी पड़ेगी और आपकी जो इनकम है उसका, जो एनुअल इनकम है उसका 4 गुना के आसपास लोन मिलेगा। क्योंकि आप बता रहे 47 ईयर की आपकी एज है, तो आपका 13 साल बचा है, तो चार जो इनकम है आपका सालाना उसका 4 गुना मिलेगा। इसके अलावा जो जब भी आप ये कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे तो बैंक अपना जो हिस्सा डिस्बर्स करने के पहले चाहेगी कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है 20% के आसपास वो अपना पूरा कंट्रीब्यूट कर दे और बैंक भी जो पूरा पेमेंट है वो एक मुश्त नहीं देगी। जैसे जैसे आपका कंस्ट्रक्शन पूरा होता जाएगा उस हिसाब से बैंक अपना जो लोन है वो डिस्बर्स करती जाएगी और इसके लिए बैंक आपके दिए हुए, जो आर्किटेक्ट के दिए हुए सर्टिफिकेट पे विश्वास कर सकती है या चाहे तो वो अपना खुद का भी वैल्यूअर साइट पे इंस्पेक्शन के लिए भेज सकती है कि कंस्ट्रक्शन जितना सर्टिफिकेट में बताया है उतना हुआ कि नहीं हुआ और जो कितना कॉस्ट का कंस्ट्रक्शन हो गया है। पर बलवंत जी, क्या सेल्फ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के लिए क्या वाकई यहाँ पर लोन मिलने में आसानी होगी या फिर थोड़ी बहुत उनको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है? बैंक अधिकारी को उनको क्या स्पष्ट करना होगा? नॉर्मली जितने लेंडर होम लोन देते हैं उसमें सब ये कंस्ट्रक्शन के लिए, जो सेल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए लोन नहीं देते हैं, पर एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक है, ये लोग एक्टिव है, तो आप उनको अप्रोच करें तो आपको ये कंस्ट्रक्शन के लिए लोन मिल जाएगा। चलिए, तो एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी या फिर आईसीआईसीआई बैंक से संपर्क कर सकते हैं और होम लोन के बराबर ही यहाँ पर ब्याज दर होगी। 10.25 से 10.5 तक की % की ब्याज दर आपको लगेगी और आप इन बैंक से संपर्क करके चल सकते हैं। 7 लाख के लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, इसी बीच अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुजीत झा जी का प्रश्न रांची से हमारे पास मेल के जरिए आया है। इनको थोड़ी लोन मिलने में दिक्कत हो रही है बलवंत जी। 32 साल उन्होंने अपनी उम्र बताई और 20,500 रुपये हर महीने कमाते हैं। एचडीएफसी बैंक में 2 लाख के पर्सनल लोन के लिए उन्होंने अप्लाई किया, पर बैंक ने अर्जी खारिज कर दी और ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और अब इन्हें लोन कहाँ से मिल सकता है। तो इनका हक है यहाँ पर बैंक से संपर्क करें और उनसे जाने कि किस वजह से बैंक ने लोन की अर्जी खारिज कर दी है और इसके अलावा इनको पर्सनल लोन लेने के लिए अब क्या करना चाहिए। हालांकि इन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि इनका जो सैलरी अकाउंट है वो एक्सिस बैंक में, तो क्या एक्सिस बैंक से संपर्क करें, थोड़ा कंफर्टेबल सिचुएशन में होगा बैंक इनको लोन देने के लिए, और क्या कुछ स्टेप्स उठा सकते हैं यहाँ पर अगर लोन नहीं मिला? देखिए रजत जी, जैसे आपने बताया कि झा जी को प्रॉब्लम आ रही है लोन मिलने में, बैंक ने रिफ्यूज कर दिया, तो एक तो इनका राइट है कि वो बैंक को अप्रोच करे, बैंक को राइटिंग में रिक्वेस्ट करे कि क्या कारण है कि उन्होंने उनका जो लोन का रिक्वेस्ट है वो रिफ्यूज कर दिया है। इसके अलावा मेरा सुझाव रहेगा कि ये जो सिबिल का जो रिकॉर्ड है, सिबिल की रिपोर्ट मंगवा ले 154 रुपया भर के। इससे जो रिपोर्ट जब इनके पास में आ जाएगी तो इनको पता लग जाएगा कि उनके सिबिल के रिकॉर्ड में उनका कोई लोन आउटस्टैंडिंग दिख रहा है क्या, कोई डिफॉल्ट दिख रहा है क्या, कोई डीले दिख रहा है क्या, और अगर वो डीले गलत है, कई बार क्या होता है कोई सेम नाम की वजह से एक आदमी की जगह दूसरे आदमी के मत्थे चढ़ जाता है रिकॉर्ड, तो अगर उनको लगता है कि रिकॉर्ड गलत है तो उनको सिबिल को लिखना चाहिए और बैंक को भी लिखना चाहिए और दे आर बाउंड टू करेक्ट इट। और अगर 30 दिन के अंदर अंदर आपका जो रिक्वेस्ट है रेक्टिफिकेशन का वो अगर पूरा नहीं होता है तो आप बैंकिंग ऑम्बुड्समैन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, तो आपका जो गलत एंट्री है सिबिल के रिकॉर्ड में वो निकल जाएगा। इसके अलावा मेरा सुझाव रहेगा कि जैसे बता रहे हैं कि एक्सिस बैंक में खाता है उनका और एक्सिस बैंक इनके जो ट्रांजैक्शन है उससे अवेयर है, तो अगर एक्सिस बैंक को अगर अप्रोच करे तो ये इनको जो पर्सनल लोन, इनकी जो इनकम बताई है उसके हिसाब से 2 लाख का पर्सनल लोन मिलने में इनको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, तो एक्सिस बैंक को अप्रोच करे तो हो सकता है उनका लोन हो जाए। पर मेरा सुझाव रहेगा कि ये अपना सिबिल का रिकॉर्ड रिपोर्ट जरूर मंगवा ले, जिससे अगर कोई गलती है तो भविष्य में कोई बड़ा लोन लेना है, उनको होम लोन लेना है तो सहूलियत हो जाएगी।
चलिए, तो अपने सिविल रिपोर्ट मंगवा लें, सिविल स्कोर चेक कर लें, और अगर कोई इसमें गलती आप देखते हैं तो आप consumerqueries@civil.com पे संपर्क कर सकते हैं। कोई सुनवाई नहीं होती बैंक की तरफ से, सिविल की तरफ से, तो बैंकिंग ओम्बड्समैन का रुख कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको एक्सिस बैंक से लोन मिल सकता है। आपका सैलरी अकाउंट एक्सिस बैंक में है, वहाँ संपर्क करें। 15% से 24% की दर रहेगी लोन की, और 5 साल की जो किस्त होगी वो 2 लाख के पर्सनल लोन की लगभग 4,500 से 5,500 के आसपास बनती हुई नजर आएगी। चलिए, इसी नोट पे एक छोटे से ब्रेक रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देखते रहिए मनी करो। ब्रेक के बाद मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज लोन बाजार के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आपके लोन संबंधित प्रश्न उठा रहे हैं। एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए हमारे साथ बलवंत जैन जी स्टूडियो में मौजूद हैं, CFO अपना पैसा.com के। और आपको बता दें किस तरीके से आप इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने लोन से जुड़े प्रश्न हमारे पास भेज सकते हैं। moniguru@zeenetwork.com पे आप हमें मेल लिखें, अपना प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें। इसके अलावा आप हमें SMS करें, कर्ज लिखकर मोबाइल के जरिए अपना सवाल भेज सकते हैं 57575। चलिए, राजेश जी इस समय रायपुर से लाइन पे हैं। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी बिजनेस पूछिए अपना प्रश्न। हाँ नमस्कार। जी पूछिए। मैं पूछना चाह रहा था कि मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और मेरा एक लोन ऑलरेडी चल रहा है, इसमें करीब अभी 3.5 या 4 लाख का लोन बचा हुआ है जी। इसमें मैं इनकम टैक्स बेनिफिट भी ले रहा हूँ। लेकिन ये है कि अब जो मैं प्रीमियम पे करता हूँ, EMI पे करता हूँ, उसमें प्रिंसिपल का अमाउंट ज्यादा होता है बजाय, तो उस कारण से क्या है कि मेरा जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है इनकम टैक्स से छूट कम होते जा रहा है जी। क्या मैं एक और लोन लेकर उसमें इनकम टैक्स बेनिफिट ले सकता हूँ? चलिए, आप जो दूसरा लोन लेना चाहते हैं, एक और प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं जी, और जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या फिर ऑलरेडी यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है? अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन है। चलिए, आपको बताते हैं और किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। आप जो ऑलरेडी जो आपका होम लोन रनिंग है उसमें 24B के तहत मात्र 55,000 की आप टैक्स छूट अवेल कर रहे हैं जी, पर सीमा है 1.5 लाख की टैक्स छूट आप ले सकते हैं जी। पर आपको बता दें बलवंत जी, कैसे अभी आगे बढ़ सकते हैं। ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे लोन आगे बढ़ा वैसे वैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट अब बढ़ गया है, इंटरेस्ट कंपोनेंट तो ऑब्वियसली यहाँ पर बैंक पहले ले चुके हैं, तो काफी कम इंटरेस्ट कंपोनेंट रहेगा अब आगे। पर आने वाले समय के लिए अब क्या एक दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लें, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद लें, तो क्या वो फिर से टैक्स बेनिफिट अवेल कर सकते हैं उस पर? हालांकि जब तक पोजीशन नहीं मिलता तो यहाँ पर टैक्स बेनिफिट अवेल करने का तो सवाल ही नहीं उठता, पर फिर भी जब पोजीशन मिल जाएगा तो कैसे यहाँ पर टैक्स कंपोनेंट का एडजस्टमेंट होगा? देखिए राजेश जी, एक बात बता दूं मैं आपको कि इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक आदमी कितनी प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, परंतु जो इनकम टैक्स के बेनिफिट से लोन लेने के, और आप जितनी प्रॉपर्टी चाहे ले सकते हैं, और अगर आपकी इनकम सफिशिएंट है तो उन सब प्रॉपर्टी को लोन के द्वारा फाइनेंस कर सकते हैं। पर जो इनकम टैक्स के बेनिफिट है वो एक तो जो प्रिंसिपल रीपेमेंट का बेनिफिट है वो ATC के अंतर्गत जो आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, NSC है, ELSS है, PF है, PPF वगैरह, उनका सब मिला के आपको 1 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। अब भले एक वो प्रिंसिपल पेमेंट एक लोन का है या बाकी दूसरे 2-3 लोन का है। दूसरा प्रश्न है जहां तक इंटरेस्ट के टैक्स बेनिफिट का है, तो अगर आप एक से ज्यादा घर के मालिक हैं तो इनकम टैक्स प्रावधान कहते हैं कि आपको जितने भी घर हैं आपके उसमें से एक घर जो है वो आपका कुछ सेल्फ ऑक्यूपाइड आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर इनकेस आप एक से ज्यादा घर एक खुद वापर रहे हैं, अब एक दूसरे आपके रिलेटिव यूज कर रहे हैं, तो वो आपको उस जो सेल्फ ऑक्यूपाइड जो हाउस है उस पर आपको जो इनकम टैक्स में इंटरेस्ट की जो छूट है वो 1.5 लाख रुपए तक ही रेस्ट्रिक्टेड है। और इसके अलावा जितने भी आपके मकान हैं, भले आप खुद रह रहे हो या लेट आउट कर रखे हैं, तो उस पर आपको जो जितना भी आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट बाद मिलेगा। अगर आपने एक्चुअली रेंट पे दे के रखा हुआ है तो जो रेंट है उसमें से 30% बात करने डिडक्ट करने के बाद में ये इंटरेस्ट का डिडक्शन होगा। और अगर दोनों घर आप यूज कर रहे हैं तो दूसरा जो आप डीम टू हैव बीन लेट आउट है उस पे जो उस एरिया में जो रेंट चलता है वो उतना रेंट, नोशनल रेंट आपको इनकम टैक्स के लिए ऑफर करना पड़ेगा। उसमें आपको 30% का डिडक्शन मिलने के बाद आपका जो इंटरेस्ट है वो बेनिफिट मिल जाएगा। जहां तक प्रश्न अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे ये टैक्स बेनिफिट मिलने का है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जब तक प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं होती है तब तक न तो आपको ATC का बेनिफिट मिलेगा या न 24 का मिलेगा। परंतु 24 का जो बेनिफिट है, 24 में जो इंटरेस्ट का बेनिफिट है, वो जिस साल आप प्रॉपर्टी का पोजेशन लेते हो उस साल को मिला के उस साल से आपका इंटरेस्ट का बेनिफिट शुरू हो जाएगा। और
कुल मिला के 5 इंस्टॉलमेंट में आप करंट का इंटरेस्ट और जो पुराना ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो प्री EMI इंटरेस्ट बोलते हैं उसका आप क्लेम कर पाएंगे। जी, उम्मीद है राजेश जी आपको राय मिल गई होगी। चलिए इसी नोट पे यहाँ पे शो को वाइंड अप करने का समय हो गया। बलवंत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन होने के लिए और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मनी गुरु से बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।